मैंने आपको डायग्राम से पढ़ा दिया है, अब हम समझेंगे तो अब हमें समझ आएगा। द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। जब भी हम कोई मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो उसके अंदर दो गैमेट्स की जरूरत पड़ती है। जो एक होता है, दोनों के दोनों हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? दोनों के दोनों हैप्लॉइड होते हैं। मेल वाला भी हैप्लॉइड और फीमेल वाला भी हैप्लॉइड। जब भी जाके जो उसका फ्यूजन जो होता है वो डिप्लॉइड में रिजल्ट करता है, जो कि प्रोजेनी का असली में डिप्लॉइड ही होना चाहिए। देखो, एक हैप्लॉइड होता है, दूसरा भी हैप्लॉइड होता है, जब भी तो ये मिलके फ्यूज करके डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है, तो ये हैप्लॉइड माइटोसिस से तो हैप्लॉइड बन नहीं सकता। 2n में हम अगर माइटोसिस करेंगे तो हैप्लॉइड नहीं बनता। क्या करना पड़ता है? मियोसिस करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? मियोसिस करनी पड़ती है। ठीक है, आगे देखते हैं। Meiosis ensures the production of haploid phase in the life cycle of sexual reproducing organism, whereas fertilization restores the diploid phase. We come across the meiosis during the gametogenesis in plant and animals. This leads to the formation of haploid gamete. The key feature of the meiosis are as follows. देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मियोसिस जो होता है वो हैप्लॉइड गैमेट्स बनाएगा। हैप्लॉइड गैमेट्स बनाएगा तो अब हैप्लॉइड भी हमें जरूर चाहिए। अगर डिप्लॉइड ही बने, हमने माइटोसिस ही कराई और डिप्लॉइड ही बने, तो आगे आने वाली जनरेशन क्या होगी? वो टेट्राप्लॉइड ही हो जाएगी, 4n हो जाएगा। तो हमें हैप्लॉइड बनाने के लिए मियोसिस बहुत जरूरी होता है। अब हम उसके कुछ फीचर्स देखते हैं मियोसिस के। मियोसिस इन्वॉल्व टू सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेलुलर डिवीजन कॉल्ड मियोसिस 1। दो बार इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होती है और दो ही बार इसमें साइटोप्लाज्मिक या साइटोकाइनेसिस होती है। मियोसिस 1 कहते हैं पहली न्यूक्लियर डिवीजन को, दूसरी न्यूक्लियर डिवीजन को हम कहते हैं मियोसिस 2। पर इसमें जो डीएनए रेप्लिकेशन है, जो एस फेस में हमने देखा था इंटरफेस में, वो सिर्फ एक ही बार होती है, वो दो बार नहीं होती। ठीक है, इसी वजह से जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है। Meiosis 1 is initiated after the parental chromosome have replicated to produce identical sister chromatid at the S phase। जो मियोसिस 1 है वो इनिशिएट कब होती है? जब पेरेंटल क्रोमोसोम जो होता है, जो मतलब ओरिजिनल सेल का क्रोमोसोम होगा जो डिवाइड करने वाला है, वो रेप्लिकेट करेगा एस फेज के अंदर। एस फेज में वो अपने डीएनए को डुप्लीकेट करेगा, तो वहीं से मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाती है। मियोसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। मैंने आपको डायग्राम में भी समझाया था कि होमोलोगस क्रोमोसोम, जैसे जो पेयर में क्रोमोसोम एग्जिस्ट करते हैं, उनके बीच में पेयरिंग कराता है। मियोसिस के अंदर पेयरिंग होती है और रिकॉम्बिनेशन होता है दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। देखो, जो एक ही क्रोमोसोम के क्रोमेटिड होते हैं उन्हें हम सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। जो अलग अलग क्रोमोसोम के क्रोमेटिड होते हैं उन्हें हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। 4 हैप्लॉइड सेल जो है वो बनते हैं मियोसिस 2 के बाद। ठीक है, ये भी मैंने आपको डायग्राम से बता दिया था कि माइटोसिस में सिर्फ हमारे 2 सेल्स बनते हैं, यहाँ पे हमारे 4 सेल बनते हैं एक डिवीजन से। मियोटिक इवेंट कैन बी ग्रुप्ड। देखो, मियोसिस 1 को हम में जो जो इवेंट होंगे उसे हम क्या कहेंगे? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। मियोसिस 2 में हम क्या कहेंगे? प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। ठीक है, अब अगले पेज पे देखते हैं हम। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मियोसिस 1 से। किससे स्टार्ट करेंगे हम? मियोसिस 1। तो उसमें सबसे पहले प्रोफेज 1। क्या? प्रोफेज 1। प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। ये मैंने आपको भी डायग्राम से बता दिया था कि जो प्रोफेज हमने माइटोसिस में पढ़ी थी उससे ज़्यादा टिपिकल होती है, उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए इसको पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ हमने है। It has been further subdivided into the following 5 phases based on the chromosome behavior। इसको हमने आगे क्रोमोसोम किस तरीके से अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, 5 फेज में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। उन 5 फेजों का नाम क्या है? लिप्टोटिन, जाइगोटिन, फैकेटिन, डिप्लोटिन, डाइकेनेसिस। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ड्यूरिंग लिप्टोटिन स्टेज द क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। द कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूज थ्रू आउट द लिप्टोटिन। देखो, लिप्टोटिन जो है ना, वो सिंपल जो काम हमारा प्रोफेज ऑफ माइटोटिक डिवीजन में हो रहा था ना, माइटोसिस में हो रहा था, वही काम होता है इसमें। क्रोमोसोम कंडेंस होता है, न्यूक्लियर एनवेलप यहाँ लिखा नहीं हुआ पर न्यूक्लियर एनवेलप भी जो है डिसइंटीग्रेट होना चालू हो जाता है। ठीक है, और क्रोमोसोम जो है वो इजिली हमें माइक्रोस्कोप के नीचे दिख रहा होता है। फिर इसके बाद क्या आ जाती है? जाइगोटिन। क्या आ जाती है? जाइगोटिन।
ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड साइनेप्सिस। देखो जाइगोटीन के अंदर दो होमोलोगस क्रोमोसोम जो है उनकी पेयरिंग होती है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, साइनेप्स। क्या कहते हैं, साइनेप्स। सिंस पेयर्ड क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। जो दो क्रोमोसोम एक साथ रहे हमेशा, जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 तो उसका जो पेयर है वो एक साथ रहता है, ऐसे करके जो रहते हैं एक साथ, जो सिनेप्स बनाएंगे उन्हें हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स ऑन दिस स्टेट इंडिकेट्स दैट क्रोमोसोम सिनेप्स इज accompanied by the formation of complex structure called synaptonymal complex। सिनेप्सिस के बाद जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसे हम क्या कहते हैं, synaptonymal complex। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द पेयर ऑफ सिनेप्स होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड द बाइवेलेंट और टेट्राड। देखो इसको समझो आप, ये कैसे है, जब सिनेप्स होगा तो क्या होगा, साइनेप्स किस किस के बीच में होगा, एक ये क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम। समझे, यहाँ से साइनेप्स इसके अंदर हो गए, क्या हो गया, साइनेप्स हो गए, दोनों क्रोमोसोम जुड़ गए, क्या हो गया, जुड़ गए। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये दो क्रोमोसोम जुड़े हैं ना, इसलिए हम इसको बाईवैलेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बाईवैलेंट कहते हैं। और चार इसमें क्या है, क्रोमेटिड है। क्या है, चार क्रोमेटिड, तो इसलिए हम इसको टेट्राड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेट्राड। ठीक है, ये हमारा किसकी वजह से, क्रोमेटिड की वजह से, और ये किस वजह से है कि दो क्रोमोसोम इकट्ठे हैं। ठीक है, तो इसे बाईवैलेंट और टेट्राड दोनों हम बोल सकते हैं। अब आगे देखते हैं। However, these are more clearly visible at the next stage. The first two stages of prophase 1 are relatively short-lived compared to the next stage. जो पहली दो स्टेज हमने पढ़ी, लिप्टोटीन और जाइगोटीन, वो पैकेटीन जो स्टेज होती है उससे छोटी होती है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द 4 क्रोमेटिड of each bivalent chromosome become distinct and clearly visible as tetrad। इस स्टेज में, पैकेटीन की स्टेज में, यहाँ पूरे प्रोफेज में, चाहे प्रोफेज 1 का चाहे कोई भी पार्ट हो, उसमें कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम चल ही रहा होता है। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस, क्रोमोसोम और क्लियरली विजिबल होगा। तो इसमें हमें बिल्कुल अच्छे से जो है चारों क्रोमेटिड दिख रहे होते हैं, टेट्राड दिख रहा होता है। दिस स्टेज इज कैरेक्टरिस्टिक बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है, जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होती है ना वहाँ पे एक नोड्यूल बनता है जिसे हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, जो मैंने डायग्राम में बताया था। द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर between two non-sister chromatid of the homologous chromosome, crossing over is the exchange of genetic material between two homologous chromosome। Crossing over is also an enzyme-mediated process। The enzyme involved is called recombinase। Crossing over leads to recombination of genetic material on the two chromosome। Recombination between homologous chromosome is completed by the end of पैकेटीन leaving the chromosome ligand at the side of crossing over। देखो इसमें हमें क्या बोला गया है, इसमें मैं आपको समझाता हूँ। इसमें हमें बोला गया है कि जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया था, एक ये क्रोमोसोम है, ठीक है, और दूसरा आप ये मान लो, क्या मान लो, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं बी पार्ट, और ये हमारा क्या है, ए पार्ट। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर जो इसकी ये ब्रांच है वो ए है, ये क्या है, बी है। तो सिनेप्सिस तो बन ही चुका है, सिनेप्सिस तो बन ही चुका है। तो जो यहाँ पे एक नोड्यूल बनता है, क्या बनता है, एक नोड्यूल, इसे हम क्या कहते हैं, और यहाँ पे एक एंजाइम जो है वो काम आता है जिसका नाम होता है रिकॉम्बिनेस। क्या होता है, रिकॉम्बिनेस। ठीक है, अब होता क्या है, एंड ऑफ पैकेटीन की जो, मतलब पैकेटीन जो स्टेज है वो खत्म होते होते होता क्या है, ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है ना, ये इंटरचेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। यहाँ पे तो बी आ जाता है, क्या आ जाता है, बी आ जाता है, और यहाँ क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ये बाकी सारी आम अलग अलग हो जाती है, बस जहाँ से रिकॉम्बिनेशन हुई होती है यहाँ से जुड़ा रहता है। और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, कैजमेटा। क्या कहते हैं, कैजमेटा। ठीक है, इस पॉइंट को हम कहते हैं कैजमेटा। आप समझ आ गया, ये लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। The beginning of diplotin is recognized by the dissolution of synaptonymal complex। डिप्लोटीन की जो बिगनिंग है, ये लाइन आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है। द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन की बिगिनिंग जो है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, जब सिनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है डिसॉल्व होने लग जाए, दोनों क्रोमोसोम अलग अलग होने
लग जाए, एंड द टेंडेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ अ बाइवेलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट द साइड्स ऑफ क्रॉसओवर। क्रॉसओवर की साइड जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था, जिसे हम कैजमेटा कहते हैं, उसे अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा सारी जगह से जो है क्रोमोसोम दोनों अलग अलग होने की टेंडेंसी शो करते हैं। दिस एक्सटिव स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कैजमेटा। जहाँ पे हुआ होता है मैंने आपको बता दिया, कैजमेटा होता है वो। इन oocytes सम ऑफ वर्टिब्रेट जिप्लोटिन कैन लास्ट फॉर अ मंथ और ईयर। कुछ वर्टिब्रेट्स के जो oocytes होते हैं उनके अंदर डिप्लोटिन कई महीने या कई साल तक भी ये स्टेज चलती है। तो आप लगा सकते हैं कितनी बड़ी स्टेज होती है। द फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज 1 इज डाइकाइनेसिस। सबसे लास्ट में क्या होता है? डाइकाइनेसिस। दिस इज मार्क्ड बाय द टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमेटा। ये किस चीज से हम मार्क कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं कि ये डाइकाइनेसिस हो रहा है? इसमें टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमेटा होता है, मतलब कैजमेटा टर्मिनल की तरफ मूव करता है। ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम ऑफ फुली कंडेंस एंड द मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। इस पॉइंट पे आते आते क्रोमोसोम लगभग पूरी तरीके से सेपरेट हो चुके होते हैं और स्पिंडल भी उस पर अटैच हो चुका होता है और बस मेटाफेज आने वाली होती है। एट द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस न्यूक्लियस डिसअपियर एंड द न्यूक्लियर एनवेलप आल्सो ब्रेक डाउन एंड डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन टू मेटाफेज। देखो मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है असलियत में। जैसे आप मान लो ये एक सेल है, क्या है? ये एक सेल है, ठीक है। तो जो इसी के अंदर चल रहा होगा सारा प्रोफेज 1 इसी के अंदर चलती है। जब प्रोफेज 1 खत्म हो जाएगी तो जैसा मैंने आपको माइटोसिस में बताया था कि न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो जाता है, पूरा सेल एक ही कंपार्टमेंट बन जाता है। तो देखो इसमें होता क्या है ना, हमारे सेल के अंदर जो दो क्रोमोसोम है वो पेयर हो रखे हैं, ठीक है, और हमारा मतलब पेयर हो रखे हैं और वो कहीं भी प्रेजेंट है, अभी कहीं भी प्रेजेंट है। और इसी के साथ साथ जो है सेंट्रोसोम भी अपना अपोजिट पोल पे आ रहा होगा, ठीक है। तो होता क्या है, जब यहाँ पे प्रोफेज चल रही है तो क्रॉसिंग ओवर होती है, दोनों हर जगह क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है। तो होता क्या है, साथ ही साथ अब कोई पूछेगा थोड़ी कि स्पिंडल फाइबर में आपसे अटैच होना हूँ, वो तो उसका काम है, वो साथ ही साथ सबसे अटैच हो जाता है, सबसे अटैच हो जाता है। तो जैसी डाइकाइनेसिस होती है या खत्म होने वाली होती है डाइकाइनेसिस, तो ये क्या होते हैं, जो कैजमेटा जैसे मैंने आपको बताया था, कैजमेटा जो होता है वो टर्मिनलाइज करने लगता है। क्या करता है? टर्मिनलाइज। यहां तक आ चुका होता है, बस ये इससे अलग गया तो ये क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं और फिर वो एनाफेज में हमारे अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे, प्रोफेज हमारा हो गया, अब हम देखते हैं आगे मेटाफेज 1। अब मेटाफेज 1 क्या होता है? देखो मेटाफेज 1 एनाफेज 1 ये मैं आपको दोनों बिना इसमें से पढ़ाए डायग्राम से समझा देता हूँ, ठीक है। देखो जैसा मैंने डायग्राम आपको पहले ही बताया था, मेटाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक साथ होते हैं। क्या होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। ये सेंट्रोसोम, ये इससे अटैच, ये इससे अटैच, ये इससे अटैच, ये यहाँ सेंट्रोसोम, ये इससे अटैच। ये हमारा मेटाफिशियल प्लेट, जैसे कि उसमें बनता है ना माइटोसिस में, मैंने बताया था, आपको पढ़ाया था, ऐसे यहाँ पे भी बनता है मेटाफेज प्लेट। क्या बनता है? मेटाफेज प्लेट बनती है, ठीक है। ये आपको याद रहेगा, मेटाफेज प्लेट यहाँ पे भी बनती है। बस यहाँ पे फर्क क्या है, वहां पे हमारे क्रोमेटिड अलग अलग हो जाते हैं कि क्रोमोसोम के, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, इसलिए हम इसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। क्योंकि देखो 23 ऊपर चले जाएंगे अगर हम ह्यूमंस की बात करें और 23 नीचे चले जाएंगे, तो 46 तो नहीं हुआ ना, 2n तो नहीं बना ना, बना क्या? n बना। क्या बना? n बना। और नीचे भी क्या बनेगा? n। जब ये साइटोप्लाज्म यहाँ से साइटोकाइनेसिस होगा तो n बनेगा हमारे पास। क्या बनेगा? n, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज गौर कर सकते हैं कि यहाँ पे दो बातें याद रखनी है। एक तो यहाँ पे सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं करता, दूसरा यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए ये जो अगर कोई आपसे पूछ ले मियोसिस 1 या मियोसिस 2 में से एक्चुअली में रिडक्शनल डिवीजन कौन सी है, तो वो मियोसिस 1 होती है, ठीक है। तो अब हम आगे, ये हो गया प्रोफेज और एनाफेज। एनाफेज में वो दोनों अपोजिट पोल पे चले जाएंगे, ठीक है। टीलोफेज 1 में देखते हैं क्या होता है। टीलोफेज 1 सेम माइटोटिक की तरह होती है। माइटोटिक डिवीजन में जैसे टीलोफेज होती है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोलस रीअपियर, cytokinesis follows, and this is called dyad of cells. Although in many cases the chromosome do undergo some dispersion, they do not reach the extremely extended stage of interphase nucleus. The stage between the two mitotic division is called interkinesis. ये आपको याद रखना है,
दो माइटोटिक डिवीजन या दो मियोटिक डिवीजन, जैसे मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच की जो टाइम होता है, जो स्टेज आता है, उसे हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं। काइनेसिस का मतलब टूटना, सेल टूट रहा है, डिवाइड कर रहा है, और इंटर मतलब बीच में, दो काइनेसिस के बीच में जो टाइम आया उसे हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं। ये इंटरफेस से अलग होता है। जो हमने इंटरफेस अपने शुरू में कवर किया था फर्स्ट पेज पे, उससे ये अलग होता है। एंड इज जनरली शॉर्ट लिव्ड, ये छोटे से टाइम के लिए आता है, फिर मियोसिस 2 चालू हो जाती है। देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस के दौरान कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। इंटरफेस में बस एस फेज में, इंटरफेस के एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, इंटरकाइनेसिस में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। यहाँ पे आप एक चीज बिल्कुल क्लियरली समझ पा रहे होंगे कि सिर्फ बेसिकली जो है काइरोकाइनेसिस भी 2 बार हो रही है, साइटोकाइनेसिस भी 2 बार हो रही है मियोसिस में, पर जो डीएनए डुप्लीकेशन है वो सिर्फ एक बार होता है। इंटरकाइनेसिस फॉलोड बाय प्रोफेज 1 एज मच सिंपलर प्रोफेज देन प्रोफेज 2 एज मच सिंपलर प्रोफेज देन प्रोफेज 1। अब इंटरकाइनेसिस के बाद जो है प्रोफेज 2 चालू होती है, जो प्रोफेज 1 से कई हद तक सिंपल होती है। देखो यहाँ पे मैं ये तो आपको डायग्राम से बता दूंगा, मियोसिस 2 में जितने भी है उसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो क्योंकि माइटोटिक डिवीजन की तरह होता है। पर मैं आपको डायग्राम एक बार ये याद कराना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा का ऐसा कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। देखो यहाँ पे आपको डबल दिख रहे होंगे, ये 2 क्रोमोसोम जुड़े हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे भी ये 2 क्रोमोसोम है ना, 4 क्रोमेटिड है। यहाँ पे आप देखो 2 क्रोमोसोम दिख रहे हैं यहाँ पे भी। तो ये हमारा क्या है ना, 2 क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग कहाँ पे होती है हमारी? मैंने आपको बताया मियोसिस 1 में होती है, मियोसिस 2 में होती है नहीं ना, तो मियोसिस 1 में होती है। तो अगर ये इनमें से कोई भी डायग्राम आपको दे दिया जाए, देखो यहाँ पे भी आपको 2 क्रोमोसोम दिखेंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है, और लास्ट में नहीं दिखेंगे क्योंकि अब ये अलग अलग हो गए। तो ये मियोसिस 1 का डायग्राम है, ये मियोसिस 1 का डायग्राम है। अब आप मियोसिस 2 का डायग्राम देखो जो अगले पेज पे दिया हुआ है, यहाँ पे आपको सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम दिखेगा। क्या दिखेगा? सिंगल क्रोमोसोम, ठीक है। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं, ये मियोसिस 2 का डायग्राम है। देखो यहाँ पे 4 जो है डॉटर न्यूक्लियाई भी बन रहे हैं, पर ये किसका है? मियोसिस 2 का डायग्राम है। और इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, हमारे में माइटोसिस के अंदर जो दे रखा है ना, उसमें 4 क्रोमोसोम की हमें जो है डिवीजन दिखा रखी है, और मियोसिस 2 में हमें कितने क्रोमोसोम दिखा रखे हैं? 2। तो ये हमें याद रखने, तीनों ही डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कभी भी पूछे जा सकते हैं और कई बार पूछे जाते भी हैं। अब देखो प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 हम समझते हैं। देखो प्रोफेज 2 बिल्कुल माइटोटिक डिवीजन की तरह होगी, ठीक है। इसके अंदर भी क्या होगा? न्यूक्लियर एनवलप। अब ये जो हैप्लॉइड सेल बन चुका है मियोसिस 1 के बाद, इसका जो न्यूक्लियर एनवलप है वो डिसइंटीग्रेट करना चालू करेगा, ठीक है। क्रोमोसोम क्या करेंगे? कंडेंस करेंगे, क्रोमोसोम कंडेंस करेगा, जो भी, और माइट्रोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्गी बॉडी, ये सब क्या होंगे? डिसअपियर होंगे। जो भी उसके अंदर होता है ना आपका प्रोफेज, जो माइटोटिक डिवीजन की होती है, वो ही इसमें भी होगा, ठीक है। अब देखो मेटाफेज 2, अब हम क्या देखते हैं? मेटाफेज 2, इसमें क्या फर्क है? उसमें हमारे, देखो ये मेटाफेज 2 का मैं बनाता हूं। जो माइटोटिक डिवीजन में था ना, उसमें 46 क्रोमोसोम, अगर ह्यूमंस की हम बात करें, जो 2n में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, वो सारे ऐसे अरेंज हो गए थे, सारे मेटाफेशियल प्लेट पे अरेंज होते हैं। पर यहाँ पे क्योंकि अब ये सेल क्या बन चुका है? हैप्लॉइड बन चुका है, तो यहाँ पे सिर्फ 23 क्रोमोसोम अरेंज होंगे, सिर्फ इतना ही फर्क है, ठीक है। यहाँ पे भी सेंटर पे एलोंगेट होगा, सेंट्रोसोम भी बनेगा, अटैच भी होगा, सब कुछ होगा, बस यहाँ पे 23 क्रोमोसोम अटैच होंगे, क्योंकि ये अब सेल हैप्लॉइड हो चुका है, ठीक है। मेटाफेज 2 हो गया। एनाफेज 2 समझते हैं अब हम। एनाफेज 2, इसमें क्या होगा? उसमें हमने देखा था कि 46 क्रोमोसोम ही ऐसे करके अरेंज हो जाते थे, 46 होते थे। कितने होते थे? 46। इसमें क्या होगा? इसमें हमारे पास 23 अरेंज है। ये कितने है? 23 है ना हमारे पास, ठीक है। तो 23 है हमारे पास ये। तो क्या होगा? अब इसमें सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है, जैसे माइटोटिक डिवीजन में होता है। जैसे किसमें होता है? माइटोटिक डिवीजन में होता था ना, इसमें सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है। अब ये 23 ऊपर चले जाएंगे और 23 ही नीचे आ जाएंगे।
तो अगले जो 2 सेल बनेंगे, मैंने जैसा माइटोटिक डिवीजन में पढ़ाया था, अगले 2 सेल हमारे हैप्लॉइड बनेंगे, क्योंकि 23 उसके ऊपर, ये जो क्रोमेटिड अलग अलग होंगे ना, ये आगे जाके डॉटर क्रोमोसोम का काम करते हैं। किसका? डॉटर क्रोमोसोम, मतलब जो उनके अंदर क्रोमोसोम होगा वो ये मिलके बनाते हैं, तो वो भी हैप्लॉइड बनेगा। ठीक है। और फिर टीलोफेज जो 2 होती है, जो टीलोफेज 2 होती है, टीलोफेज 2 होती है, ये सेम होती है माइटोटिक डिवीजन की तरह, बिल्कुल सेम। जो माइटोसिस में पढ़ाया था मैंने, वो यहीं पे होता है। सब कुछ दोबारा बनेगा, ईआर, गोल्गी बॉडी, ये सब कुछ दोबारा बनेगा। ठीक है, दोबारा बनेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी। ठीक है, ये सब कुछ होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, समझ आ गया। तो इसी तरीके से सीक्वेंस चलता है मियोसिस में। मियोसिस में होता क्या है, पहले देखो, पहले आपकी होगी मियोसिस 1। ठीक है, फिर ये जब कंप्लीट हो जाएगी तो इसके बाद क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। क्या होगा? साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाएगा। फिर होगा मियोसिस 2। क्या होगा? मियोसिस 2। ठीक है, और इसके बाद फिर क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, और कितने सेल हमारे पास इसके बाद रिजल्ट में बन जाएंगे? 4 सेल। कितने सेल? 4 सेल, जो कि चारों क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, अगर डिप्लॉइड में हुआ है मियोसिस तो हैप्लॉइड होंगे। कई एक्सेप्शन होते हैं, जो टेट्राड में भी मियोसिस होता है, तो वहां पे फिर हमारे पास डिप्लॉइड सेल बनते हैं। पर हमें जो सिंपली जो हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो हैप्लॉइड सेल बनेंगे। तो अब हम इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि मियोसिस जो है वो हमारे लिए जरूरी क्यों है, या हमें पढ़ाया क्यों जाता है। देखो, meiosis is the mechanism by which conservation of specific chromosome number of each species is achieved across a generation in sexually reproducing organism. Even through the process reproduction of chromosome number by half, it also increase the genetic variability in the population of organism one generation to next. ठीक है, देखो इसको मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें हमारा क्या होता है, देखो मियोसिस के अंदर, जैसे हमने डिप्लॉइड सेल के अंदर अगर मियोसिस कराई, ह्यूमंस की हम बात करें, तो हमारे पास रिजल्ट होता है हैप्लॉइड सेल। ठीक है, जो कि हमारे क्या हो गए? गैमेट हो गए। क्या हो गए? गैमेट हो गए। ठीक है, तो हैप्लॉइड सेल, 2 हैप्लॉइड सेल जब मिलते हैं, एक मेल से और एक फीमेल से जब मिलते हैं, तो वो डिप्लॉइड बनाते हैं, जो हमारा आगे आने वाली जनरेशन होगी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। तो हुआ क्या, इसने नंबर ऑफ क्रोमोसोम को स्पेसिफाई कर लिया ना, बचा लिया, कंजर्व कर लिया। अगर यहाँ पे हम माइटोटिक डिवीजन कराते तो वो 2n ही बनाता, और 2n मेल से आता, 2n फीमेल से आता, तो हमारे आगे आने वाली जनरेशन क्या बनती? 4n, जो कि इम्पॉसिबल है। फिर वो मतलब इम्पॉसिबल है साइंस के हिसाब से, तो हमें चाहिए क्या? 2n। तो वो हुआ किस वजह से? किसकी सिग्निफिकेंस थी? मियोसिस की। किसकी? मियोसिस की। और आप एक बात बताओ, माइटोसिस के अंदर मैंने आपको कुछ ऐसा पढ़ाया था कि रीजन, मतलब ऐसे क्रॉसिंग ओवर, या जो मतलब जेनेटिक मटेरियल है वो यहाँ पे कहीं चेंज करता हो, ऐसा मैंने नहीं पढ़ाया था ना। तो ऐसा कभी होता भी नहीं है। पर मियोसिस के अंदर ऐसा होता है। ये मान लो एक क्रोमोसोम नंबर 1 का एक क्रोमोसोम मेल से आया, एक क्रोमोसोम फीमेल से आया, दोनों के अंदर जेनेटिक वेरिएबिलिटी है। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई, तो इसका कुछ पार्ट यहाँ चला गया और इसका कुछ पार्ट यहाँ आ गया। ठीक है, तो जो नया बना, जो नए क्रोमोसोम बनेगा, वो एक अलग बन गया, ना वो मेल जैसा है ना वो फीमेल जैसा है। ठीक है, ना वो मेल जैसा है ना फीमेल जैसा। तो इसलिए वेरिएशन आएगी। क्या होगा? वेरिएशन आएगी। और हमारे लिए वेरिएशन बहुत जरूरी है, क्योंकि वेरिएशन जो है वो इवोल्यूशन को कॉज करती है। वेरिएशन इवोल्यूशन को कॉज करती है। ठीक है, और इवोल्यूशन बहुत जरूरी है। किसके लिए? किस चीज के लिए जरूरी है? सर्वाइवल के लिए। जैसे जैसे कंडीशन चेंज होगी तो इवॉल्व भी होना जरूरी है। ठीक है, ये चैप्टर बस इतना ही है इसके अंदर। आप एक बार एनसीईआरटी पूरी रिवाइज कर लें, पीवाईक्यूज लगाएं, एमटीजी की फिंगर टिप से क्वेश्चन लगाएं, बिल्कुल आपका चैप्टर ही कंप्लीट हो चुका है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपके पास आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।